हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। A consumer is in equilibrium when he gets maximum satisfaction out of his limited income. एक उपभोक्ता जो कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम, अगर उसे वो प्राप्त होती है तब ही इज इन इक्विलिब्रियम. एंड अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर नॉट वांट टू चेंज हिज बिहेवियर, जब उपभोक्ता अपने बिहेवियर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता, then he is in equilibrium. So consumer equilibrium या उपभोक्ता संतुलन क्या है कि जब उपभोक्ता अपनी लिमिटेड इनकम में से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है, then he is in equilibrium. और and a situation when consumer not wants to change his behavior, कि अपनी बिहेवियर में एक ऐसी स्थिति में वो होता है जब वो अपने बिहेवियर में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता. प्रोफेसर स्किटोवास्की ने इसकी डेफिनेशन दी है. अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही रिगार्ड्स हिज एक्चुअल बिहेवियर एट द बेस्ट पॉसिबल अंडर द सर्कमस्टांसिस, कि एक उपभोक्ता उस समय इक्विलिब्रियम में होता है जब वो अपनी सर्वोत्तम बेस्ट स्थिति में है and feels no urge to change his behavior as long as circumstances remain unchanged, और अपने उसी बिहेवियर में किसी भी प्रकार का चेंज करना नहीं चाहता. तो अगर हम बात करें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, तो कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम. तो जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं. तो अगर हम इसकी एजम्पशंस करते हैं तो एजम्पशंस क्या हैं. रैशनल कंज्यूमर, हम ये मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है, अर्थात वो अपनी संतुष्टि को मैक्सिमम करना चाहता है. टू गुड्स, एजम्पशन ली गई है, केवल दो ही वस्तुएं हैं. नो चेंज इन मॉनेटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है उसकी मॉनेटरी इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होता. नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, जो वस्तुओं की कीमतें हैं उनमें कोई चेंज नहीं है. नो चेंज इन फैशन हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस, जो उपभोक्ता की आदत है, फैशन, रुचि आदि में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता. दीज आर द डिफरेंट एजम्पशंस रिलेटेड टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व. अब हम इसमें करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या फिर इसे हम डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं कि उपभोक्ता के संतुलन का निर्धारण कैसे होता है. डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एक उपभोक्ता के संतुलन का निर्धारण कैसे होता है. और या फिर कंडीशंस. अब जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हमारे पास उसके लिए दो शर्तें होती हैं. फर्स्ट जो हमारे पास इसकी कंडीशन है या शर्त हम जिसे कह सकते हैं वो क्या है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन. इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, तटस्थता वक्र का जो ढाल है, वो कीमत रेखा की ढाल के बराबर होनी चाहिए. या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू प्राइस लाइन. तटस्थता वक्र कीमत रेखा की स्पर्श रेखा होनी चाहिए. जो तटस्थता वक्र है वो कीमत रेखा को स्पर्श करते हुए होना चाहिए. अर्थात इसका मतलब है दैट इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन. तटस्थता वक्र का जो ढाल है वो प्राइस लाइन के स्लोप के बराबर होनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट कंडीशन. इसे हम इसकी नेसेसरी कंडीशन भी कह सकते हैं, दैट इज आवश्यक शर्त. तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर XY इज इक्वल टू प्राइस लाइन का स्लोप होता है X वस्तु की कीमत डिवाइड बाय Y वस्तु की कीमत. तो ये दोनों बराबर होने चाहिए. दिस इज आवर फर्स्ट एंड नेसेसरी कंडीशन. ये हमारी प्रथम कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन क्या है.
इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थता वक्र है, वो मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होना चाहिए। अर्थात जो ये इसे हम सफिशेंट कंडीशन भी बोल सकते हैं कि ये हमारी पहली जो शर्त थी वो आवश्यक शर्त थी, और ये हमारी जो कंडीशन है वो पर्याप्त कंडीशन है। जो पहली थी ना, पहली जो हमने कंडीशन की थी वो हमारी नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक शर्त है कि ये हमारी पूरी होनी ही होनी है कंडीशन। और नेक्स्ट जो पर्याप्त कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन, वो क्या है? इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन पे कॉन्वेक्स होना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमने इसकी दोनों कंडीशन की उसमें टू इम्पॉर्टेंट थिंग है, एक है इंडिफरेंस कर्व और एक है प्राइस लाइन। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन 15, 16, 20 नंबर में आता है तो केवल दो कंडीशंस को एक्सप्लेन करना दैट इज़ नॉट सफिशेंट। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? तो हमें इसके लिए इंडिफरेंस कर्व के बारे में और प्राइस लाइन के बारे में भी बताना होगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और कीमत रेखा क्या है, प्राइस लाइन है। तो आप इससे पहले क्वेश्चन की दोनों कंडीशंस को सॉल्व करने से पहले या उनको एक्सप्लेन करने से पहले, विस्तृत व्याख्या करने से पहले हम इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन के बारे में बताएंगे। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कॉमोडिटीज, टू गुड्स that yields equal satisfaction to the consumer। ये वैसे मैंने इससे पहले दो वीडियो बनाई हैं, एक इंडिफरेंस कर्व और एक प्राइस लाइन से रिलेटेड। तो वहाँ पर जो हमने इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग बताया, आप उसमें मीनिंग बताएंगे, फिर आप इसका एक शेड्यूल बता सकते हैं। आप इसका कुछ पोर्शन इंडिफरेंस कर्व का, प्रॉपर्टीज़ नहीं, उससे पहले जो मीनिंग से रिलेटेड कुछ पोर्शन है वो आप यहाँ पर बताएंगे शेड्यूल, और उसके बाद आप इसमें डायग्राम बनाकर दिखाएंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। ओ वाई एक्सिस पर वाई वस्तु ली गई है और ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु। तो ये इंडिफरेंस कर्व जो हमने बनाया है इसके बारे में हम बताएंगे कि ये इंडिफरेंस कर्व है और इसकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग होती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो डिमिनिशिंग है। तो आपने यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग बताना है, शेड्यूल बताएंगे हम, इसका आप वक्र बनाकर दिखाएंगे इंडिफरेंस कर्व का, और इसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बताएंगे, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, और इसके लिए जो हमने फॉर्मूला किया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो हमारे पास था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास इसका स्लोप है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, अर्थात एक्स वस्तु की और अधिक इकाई लेने के लिए हमें वाई वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ता है। तो ये जो त्याग है वो डिमिनिशिंग रेट से होता है। तो आप ये बनाकर दिखाएंगे, यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताएंगे, उसका मीनिंग बताएंगे, शेड्यूल इंडिफरेंस कर्व बनाकर, और उसका स्लोप। आपको ये वाला जो पोर्शन है वो आपने इसमें बताना है क्वेश्चन में, जब हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व। इसी तरह से हम कीमत रेखा के बारे में बताएंगे कि कीमत रेखा क्या होती है, प्राइस लाइन क्या है। तो जो प्राइस लाइन है उसमें हमारे पास विद गिवन प्राइसेस ऑफ टू कॉमोडिटीज, प्राइसेस ऑफ टू गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, a consumer can purchase डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर परचेज कर सकता है विद गिवन प्राइसेस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो प्राइस लाइन उसे शो करती है। तो उसमें भी आप प्राइस लाइन के बारे में बताएंगे कि प्राइस लाइन क्या है हमारे पास। तो प्राइस लाइन के लिए हम प्राइस लाइन, ये आपकी प्राइस लाइन है ए बी प्राइस लाइन है जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाती है,
जो एक उपभोक्ता परचेज कर सकता है विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज। उसके बाद आप इसमें स्लोप बताएंगे, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन की प्राइस लाइन का स्लोप क्या है। प्राइस लाइन का स्लोप क्या है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया कि जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करते हैं तो आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहले इसका मीनिंग बताना है, डेफिनेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एजम्पशंस, और उसके बाद हमने किया इसकी कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो 2 कंडीशंस हैं वो बताएंगे। और अब इसकी विस्तृत व्याख्या करने से पहले किसकी, इन दोनों कंडीशंस की, हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताएंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या है और प्राइस लाइन क्या है। तो आपने प्राइस लाइन क्या मीनिंग बताना है, यहाँ पर प्राइस लाइन का हम मीनिंग बताएंगे, इसका प्राइस लाइन का जो शेड्यूल या टेबल था वो बताएंगे, और उसके बाद प्राइस लाइन बनाकर दिखाएंगे इसका डायग्राम, और उसके बाद स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। अब हम आते हैं अपनी दोनों कंडीशंस को एक्सप्लेन करने में। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन दैट इज नेसेसरी कंडीशन, वो हमारे पास क्या था, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है उसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, और जो प्राइस लाइन का स्लोप है वो है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो ये फर्स्ट जो कंडीशन है वो हमारी फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता सकते हैं कि वो कहाँ है। अब मैंने क्या किया, एक इंडिफरेंस कर्व लिया और एक प्राइस लाइन, इन दोनों हमारे पास इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन जो जरूरी थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, उसे हमने ड्रॉ किया है। अब ओ वाई एक्सिस पर मैंने वाई वस्तु ली है, ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु, ए बी प्राइस लाइन है, ए बी प्राइस लाइन, और ये डिफरेंट इंडिफरेंसेस कर्व हैं, IC1, IC2, IC3, डिफरेंट इंडिफरेंसेस कर्व IC1, IC2, IC3। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस बिंदु पर है, किस पॉइंट पर है। IC3 जो है वो उपभोक्ता की पहुंच से बाहर है, तो उपभोक्ता IC3 के किसी भी बिंदु पर इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसकी इनकम है, जो उसकी लिमिटेड इनकम है AB के द्वारा जो दिखाई गई है वो उससे बाहर है, तो वो नहीं ले सकता। अब उपभोक्ता के पास IC1 और IC2 ये 2 इंडिफरेंसेस कर्व हैं जिसमें से वो किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। तो जो M और N पॉइंट है, IC1 के M और N पॉइंट वो प्राइस लाइन को कट कर रहे हैं, वो जो 2 बिंदु हैं वो प्राइस लाइन को कट कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, IC का जो स्लोप है वो प्राइस लाइन के स्लोप पर नहीं है। और वन थिंग मोर कि जो IC1 है वो IC2 से नीचे है। इसका मतलब IC1 से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन IC2 से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन से कम है, तो उपभोक्ता इससे ऊपर वाले IC इंडिफरेंस का ऊपर रहना चाहेगा, क्योंकि इन IC2 पर इन जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो IC1 से अधिक है। और E बिंदु हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के स्लोप बराबर हैं, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो प्राइस लाइन के स्लोप के बराबर है, और जो इंडिफरेंस कर्व है वो प्राइस लाइन को टेंजेंट करके जा रही है, उसे कट नहीं कर रही। यहाँ पर M और N पॉइंट पर तो वो कट कर रही है और यहाँ पर उसे टच करके जा रही है, इट मीन्स टेंजेंट कर रही है। तो जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो E पॉइंट होगा। ये है फर्स्ट कंडीशन दैट इज नेसेसरी कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड कंडीशन दैट इज सफिशिएंट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, IC मस्ट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डायग्राम बनाया है, OY एक्सिस पर Y वस्तु और OX एक्सिस पर X ली है। अब कहते कि इसके E पॉइंट पर और E1 पॉइंट पर दोनों पर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। IC जो कर्व है हमारा वहाँ उसके E पॉइंट पर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, अर्थात प्राइस लाइन और जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप बराबर है, उन दोनों का स्लोप बराबर है। और इसी तरह से E1 पॉइंट पर भी दोनों का स्लोप बराबर है, इट मीन्स जो इनका स्लोप है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस। बट जो हमारी सेकंड कंडीशन है दैट इज सफिशिएंट कंडीशन, वो E1 बिंदु पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व हमारा है वो कॉन्वेक्स ना होकर कनकेव है, अर्थात यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन IC0 पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारी डिमिनिशिंग नहीं है।
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग नहीं है, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो ई पॉइंट पर होगा, क्योंकि यहीं पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन दोनों का स्लोप बराबर है इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन का, और दूसरी कंडीशन क्या है, इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन के कॉन्वेक्स है। तो ये दो कंडीशंस हमारी फुलफिल होनी चाहिए, तभी उपभोक्ता का संतुलन होगा। और दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।